जय गुरुदेव। आज का ये वाकया काफी पुराना है, काफी पुरानी ये बात है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक बार आजमगढ़ गए हुए थे। वे वहां दोहरी घाट के गोठा गांव में सत्संग कर रहे थे। तो एक सत्संगी प्रेमी जिनका नाम था जगन्नाथ मिश्रा जी, उन्होंने अपने यहाँ पर शाम 4 बजे एक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो उनके घर के आंगन में दरवाजे पर एक बहुत ही विशाल और घना इमली का पेड़ था, जिसकी शाखाएं खूब फैली हुई थी और जिसके नीचे घनी छाया रहा करती थी। उस समय गर्मी का मौसम था और गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन इमली के पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो इसी कारण से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आराम करने के लिए चारपाई उसी इमली के पेड़ के नीचे लगाई गई थी। 1-2 प्रेमी परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सेवा में थे और चारपाई के पास ही जमीन पर बैठकर उनकी बातें सुन रहे थे। तो अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ था कि सत्संग शुरू होने से पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बातों ही बातों में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह बात बहुत पुरानी है। ये बात उस समय की है जब भारत का नाम पूरे विश्व में आयुर्वेद के ज्ञान के लिए बहुत सम्मान से लिया जाता था। तो ईरान के एक बहुत ही मशहूर और ज्ञानी हकीम थे। वे भारत के आयुर्वेद के इस ज्ञान को परखना चाहते थे। तो उन हकीम साहब ने उस समय के कलकत्ता के एक जाने माने और अनुभवी वैद्य थे, उन्हें एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि वे भारत के ज्ञान को परखने के लिए एक छोटा सा प्रयोग कर रहे हैं। तो इस काम के लिए हकीम साहब ने एक बहुत ही मजबूत और हष्टपुष्ट और स्वस्थ आदमी को चुना, जो कभी बीमार नहीं पड़ा था। हकीम साहब ने उस आदमी को वो चिट्ठी देकर कलकत्ता के लिए रवाना किया। उन दिनों आज की तरह यात्रा करने के लिए हवाई जहाज या गाड़ियां तो होती नहीं थी। तो लोग मीलों मीलों की दूरी पैदल या बैलगाड़ी से ही तय करते थे और उसमें कई कई महीने लग जाया करते थे। तो रवाना किया और साथ ही हकीम साहब ने उस आदमी को एक खास बात बतलाई। उन्होंने उससे कहा कि देखो, तुम एक लंबा सफर करने जा रहे हो, तो तुम ऐसा करना, कलकत्ता जाते समय तुम रास्ते में जहां कहीं भी ठहरो तो सिर्फ और सिर्फ इमली के पेड़ के नीचे ही ठहरना। जब खाना बनाओ तो खाना बनाने के लिए केवल इमली की ही सूखी लकड़ी का इस्तेमाल करना, और सुबह उठकर जब कभी भी दातुन करो तो दातुन भी इमली की टहनी से ही करना। मेरी इन बातों को भूलना मत, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। वो हष्टपुष्ट और सेहतमंद आदमी हकीम साहब की बातों को मानता हुआ अपने सफर पर निकल पड़ा। और रास्ते में वो जहां कहीं भी रुकता तो हकीम साहब ने जैसा जैसा उसे बताया था वैसा वैसा ही वो करता। तो पहले कुछ दिन तो उसे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, वो पूरी तरह से स्वस्थ था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने अपने शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस करनी शुरू कर दी। थोड़े ही दिनों बाद इमली की लकड़ी पर पकाया गया भोजन उसे अब बेस्वाद लगने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा और शरीर में थकान बढ़ने लगी। रात को इमली के पेड़ के नीचे सोने से उसकी थकान दूर होने के बजाय और बढ़ जाती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छाने लगी और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। लगभग 15-20 दिन की यात्रा करने के बाद आखिरकार जब वो आदमी कलकत्ता पहुंचा तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो इतना कमजोर हो गया था कि बड़ी मुश्किल से वो चल पा रहा था और उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। तो जब वो आदमी हकीम साहब के दिए हुए पते पर पहुंचा तो वहां वो वैद्य जी से मिला, जिन्हें उसे वो चिट्ठी देनी थी। तो उसने हाँफते हुए हकीम साहब का वो पत्र उनके हाथों में थमा दिया और अपनी बिगड़ी हुई हालत के बारे में उन्हें पूरा खोल कर बतलाया। उसे पूरी आशा थी, मन में वो सोच रहा था कि वैद्य जी उसे तुरंत ही कोई
शक्तिवर्धक दवा देंगे जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। वैद्य जी ने उसे कोई दवा नहीं दी। उन्होंने बस हकीम साहब के पत्र का जवाब लिखा और उस आदमी को वो जवाबी पत्र सौंप दिया और वापस रवाना कर दिया। हाँ, वापस लौटते समय वैद्य जी ने उसे एक हिदायत दी। हिदायत ये दी, कहा कि अब तुम यहां से वापस लौटते समय रास्ते में जहां कहीं भी ठहरो तो तुम केवल नीम के पेड़ के नीचे ही ठहरना। खाना जब कभी खाओ तो खाना पकाने के लिए भी नीम की लकड़ी ही इस्तेमाल करना और नीम की ही दातुन करना। तो वैद्य जी ने उसे कहा कि उसे किसी दवा की जरूरत नहीं है, बस प्रकृति को अपना काम करने देना है। वो बीमार आदमी बेचारा बड़ा ही हैरान था। उसने तो उम्मीद लगा रखी थी कि वैद्य जी उसे कोई बहुत ही शानदार और शक्तिवर्धक कोई दवा देंगे जिससे वो तुरंत सही हो जाएगा, लेकिन वैद्य जी ने ऐसी कोई दवा उसे नहीं दी। लेकिन उसे वैद्य जी की बातों पर भरोसा हुआ। उसने वैद्य जी को नमस्कार किया और अपना ईरान की वापसी का सफर शुरू कर दिया। सफर के दौरान रास्ते में वो जहां कहीं भी रुकता वो ठीक वैसा वैसा ही करता जैसा जैसा उसे कलकत्ता वाले वैद्य जी ने बताया था। जैसे ही उसने नीम के पेड़ के नीचे रात बिताना शुरू किया, उसे अपने शरीर में एक जादुई बदलाव महसूस होने लगा। नीम की लकड़ी पर पका हुआ भोजन उसे बड़ा ही स्वादिष्ट लगने लगा। उसकी पाचन शक्ति भी ठीक हो गई और उसके शरीर में एक नई ताकत आ गई। नीम की दातुन करने से उसके मुंह का स्वाद भी बेहतर हो गया और उसके शरीर से सारी सुस्ती दूर हो गई। धीरे धीरे उसकी कमजोरी दूर होने लगी और उसकी खोई हुई शक्ति उसमें वापस आने लगी। पूरा सफर तय करने के बाद जब वो आदमी ईरान पहुंचा तो ईरान पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो चुका था, ठीक वैसा ही जैसा वो अपने सफर के शुरुआत में था। उसने ले जाकर हकीम साहब को वैद्य जी का पत्र दिया और अपनी पूरी यात्रा का सारा हाल उन्हें कह सुनाया। उसने ये भी बताया कि कैसे इमली के पेड़ ने उसे बीमार कर दिया और कैसे नीम के पेड़ ने उसे फिर से ठीक और तंदुरुस्त कर दिया। तो ये सारा किस्सा सुनकर हकीम साहब ने बड़े ही अदब से अपना सिर झुका लिया और कहा कि वास्तव में भारत के वैद्य बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। उन्होंने बिना किसी दवाई के सिर्फ प्रकृति के नियमों से ही तुम्हें स्वस्थ करके ये साबित कर दिया कि आयुर्वेद का ज्ञान कितना गहरा है और कितना ऊंचा है। तो ये कहानी सुनाने के बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने समझाया कि इमली का पेड़ स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानकारी होता है। इसके नीचे सोना, इसकी लकड़ी से खाना पकाना या इसकी दातुन करना, ये सब हमारे शरीर को धीरे धीरे बीमार करते हैं। इसके उल्टे नीम का पेड़ हमारे लिए वरदान है। नीम के पेड़ के नीचे सोना, इसकी लकड़ी से खाना पकाना और इसकी दातुन करना, ये सब हमें बहुत फायदा पहुंचाते हैं और हमें सेहतमंद रखते हैं। प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है उसका सही और सच्चा ज्ञान ही हमें स्वस्थ और सुखी रख सकता है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस तरह से मौज में आकर नीम के पेड़ के फायदे बतलाए। यह घटना आजमगढ़ की है। जय गुरुदेव।